हेलो एंड वेलकम टू मुस्कान टेक्निकल क्लासेस। मैं रविंद्र यादव लेकर आया हूं आपके लिए 20 टॉप इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज की सीरीज का यह चौथा वीडियो। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, इसका बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया था। आज हम उस क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको जवाब बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि फ्लड लाइट में किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्लड लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाश के लिए अगर हमको आवश्यकता है तो उसके लिए हम हैलोजन लैंप का क्या किया जाता है, मतलब कि हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जिन लोगों ने हैलोजन लैंप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है उन सबका आंसर क्या है, सही है। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने आपसे व्हाट्सएप पर अपना डाउट पूछने के लिए कहा था। कई लोगों के क्वेश्चन भी आए थे और बहुत सारे लोगों ने उसमें से क्वेश्चन भी पूछे थे, जिसमें से कुछ के सॉल्व हम इस वीडियो में दे रहे हैं। क्योंकि सबका एक ही वीडियो में देना संभव नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके दो दो तीन तीन करके हम एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में कुछ लोगों के हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा अगर आपको भी किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है अनिल शाह ने, जो कि बलिया के निवासी हैं। उन्होंने पूछा है कि 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को आधा कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल अनिल साहनी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और अनिल जी आप भी इस क्वेश्चन को समझिए। लिखा हुआ कि 11 ओम का प्रतिरोध है उसको आधा कर दिया जाता है। मान लो कि एक कोई लंबा तार है, उसको आधे काट दिया गया, इस आधे सेक्शन का प्रतिरोध आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, चूंकि अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो तो सीधे आधा होना चाहिए, 5.5 ओम मतलब कि 5.5 यानी कि 5.5 ओम हो जाना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए अब हम फार्मूला यूज करेंगे N² R का। ये फार्मूला होता है कि जितना गुना किसी भी तार का लंबाई बढ़ाया जाता है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये फार्मूला तब यूज किया जाता है जब तार को खींच करके लंबा किया जाता है या फिर दबा करके उसको छोटा किया जाता है। लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में भी हमको 5.5 ओम नहीं दिया है, तो हम N² R वाले फार्मूले से यूज करेंगे। और फार्मूला यहाँ पर क्या किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है ना, तो फार्मूला यूज किया जाएगा R/N²। ठीक है, तो R हमारा पहले का कितना है जी, 11 है। N² यानी कि आधा कर रहे हैं ना, तो 1/2 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से भागा देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है अनिल साहनी ने, बलिया के अनिल साहनी। इनका क्वेश्चन है कि 11 ओम प्रतिरोध वाले तार को आधा कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए सिंपल, यानी कि ये तार है, इसको आधा कर दिया जाता है तो इसके आधे सेक्शन का क्या करना है, आपको प्रतिरोध बताना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए, 5.5 ओम हो जाना चाहिए, 11/2 हो जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 5.5 ओम। तो एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लो कि ये तार है, इसको 2 गुना करना है, तो खींच के अगर हम इसकी लंबाई बढ़ाते हैं तो भी ये 2 गुना हो जाएगा। और अगर इसको आधा करना है, इसकी लंबाई को आधा करना है, तो दोनों तरफ से अगर दबाएं तो भी इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में होता क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं N² R का। चूंकि हम लंबाई को क्या कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R/N² का क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। R/N² का फार्मूला यूज कीजिए, या N² R का भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, तो N² R में जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो N की जगह मत आप क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हो ना। तो N का मतलब होता है जितना टाइम आप दोगुना कर रहे हो या आधा कर रहे हो। आधा मतलब 1/2 कर रहे हो। R² 1/2 का स्क्वायर हो गया, और R का मान दिया कितना, हमारा 11 दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो 11/4 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.75 ओम निकल करके आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है नारायण यादव ने, ये भी बलिया के ही हैं। उन्होंने पूछा है कि 2 लंबे पैरेलल कंडक्टर के बीच लगने वाला बल किसके विलोमानुपाती होता है। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 2 धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल होता है F = होता है μ0 μr I1 I2 × L/2πd। जहाँ μ0 μr तो आपको मालूम है कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है। I1 होती है पहले चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, और I2 होती है दूसरे चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। IL जो होती है उनकी लंबाई होती है, और 2πd जो होती है उनके बीच की दूरी होती है, 2 चालकों के बीच की दूरी। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप इस फार्मूले में सिंपल देख लीजिए क्या है, किसके विलोमानुपाती है जी, बॉल जो है उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती है कि नहीं है। तो विलोमानुपाती पूछा है और ऑप्शन में दिया भी है कि दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी के, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर समानुपाती दे दिया रहता तो यहाँ पे हो जाता दोनों कंडक्टरों के करंट के गुणनफल के बराबर, क्योंकि यहाँ पर I1 I2 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है अभिषेक कुमार जी ने। अभिषेक कुमार ये भी बलिया के हैं। इन्होंने पूछा कि तुल्यकाली मोटर में फुल लोड स्लिप कितने % होता है। तुल्यकाली मोटर में जो फुल लोड स्लिप होता है वो कितने % होता है। तो फार्मूला एक ध्यान रखिए, फार्मूला होता है परसेंटेज स्लिप बराबर NS - NR बटा में NS × 100। आपको मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर में NS और NR दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो NR की जगह NS रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो NS - NS करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0% आ जाएगी। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो स्लिप होता है वो कितना होता है जी, 0 होता है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप होती ही नहीं है, क्योंकि स्टेटर का फ्लक्स और रोटर दोनों क्या होते हैं, सेम स्पीड पे चलते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम अपना मतलब कि ये पिछले व्हाट्सएप पे आए हुए क्वेश्चन थे। आज हम एक अपना जो सीरीज चलाते हैं उसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पीछे 20-20 करके हमने 3 सीरीज खत्म कर लिया है, 60 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आज हम 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के लिए निम्न में से क्या सही है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में क्या क्या होता है। एक कैपेसिटर होता है CFS मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, या फिर एक कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, या फिर 2 कैपेसिटर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इसका सर्किट डायग्राम अगर याद रहेगा तो तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक सर्किट डायग्राम ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि ये मेन वाइंडिंग होती है और ये होती है हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 2 कैपेसिटर है और एक क्या है आपका मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर होते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि जहां भी हाई स्पीड की बात कर दी जाएगी, मिक्सर ग्राइंडर जैसे ही स्टार्ट करते हैं हूं करके पूरा तेजी के साथ चलता है कि नहीं चलता है जी। तो मिक्सर ग्राइंडर में किस मोटर का प्रयोग किया जाएगा, जहां भी हाई स्पीड की बात आ जाएगी वहां पे यूनिवर्सल मोटर यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बी नंबर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को पहचानने का तरीका है कि वो मतलब क्या होती है, हाई स्पीड के साथ चलती है और उसका टार्क भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर में किसका प्रयोग किया जाएगा, यूनिवर्सल मोटर का। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा होता है। कोई भी मोटर होगी उसके घूमने वाले भाग जो होता है वो रोटर ही होता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार के रोटर में कॉपर की छड़ें स्थापित की जाती हैं। तो किस प्रकार के रोटर में, ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायरल केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिगर देख के आप खुद बता सकते हैं कि किसमें स्थापित की जाती है। देखिए ये स्लिप रिंग मोटर होती है का रोटर है और ये स्क्वायरल केज मोटर का क्या है, रोटर है। तो आप देख रहे हैं ना, कॉपर की छड़ें इसमें स्थापित की गई है, जबकि इसमें क्या की गई रहती है, वाइंडिंग की गई रहती है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, स्क्वायरल केज का रोटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कम्यूटेटर मोटर की रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो कम्यूटेटर मोटर की रोटर पर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, इसके आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिएगा। कॉगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कॉगिंग का मतलब क्या होता है। कॉगिंग का मतलब होता है कि जब मोटर के रोटर और स्टेटर दोनों के स्लॉट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो तब उस स्थिति में क्या होता है कि मोटर हमारा चलना बंद कर देती है, बिल्कुल मोटर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लॉकिंग कहा जाता है, और या फिर उसको टूथ लॉकिंग भी कहते हैं, या फिर कॉगिंग भी कहते हैं। यानी कि कॉगिंग को किस दूसरे नाम से जानेंगे, तो वो होता है चुंबकीय लॉकिंग या फिर टूथ लॉकिंग, दोनों सेम नाम होते हैं किसके, कॉगिंग के। किस लिए होता है, तो स्टेटर और रोटर के दोनों के जब स्लॉट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो कॉगिंग की क्या हो जाती है, मतलब कि ये जो दोष कह सकते हैं उत्पन्न होता है। दूर करने का क्या रीजन होता है, दूर करने का रीजन होता है कि रोटर के जो स्लॉट हैं वो थोड़े से क्या किए जाते हैं, तिरछे बनाए जाते हैं, और दोनों के यानी कि स्टेटर के रोटर के जो स्लॉटों की संख्या होती है वो एक दूसरे से अंतर पर रखी जाती है, एक किसी का अधिक कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक गति किस पर निर्भर करती है। यानी कि जो इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पर निर्भर करती है। तो उसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 NS बराबर 120 F बटा में P। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी पर और पोलो की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या। यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। रोटर की लंबाई पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड नहीं करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर 3 फेज सप्लाई के कोई 2 फेज आपस में बदल दिए जाएं।
ध्यान दीजिए, कभी भी 3 फेज सप्लाई का अगर 2 फेज आपस में बदल दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनने लगता है और जो भी मोटर चल रही होती है वो उल्टी दिशा में घूमने लगती है। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी पूछे फेज रिवर्सल होगा तो उल्टी दिशा में मोटर घूमेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, दो प्रकार के मतलब क्या होते हैं आपके रोटर होते हैं, एक होता है लो स्पीड जिसको कि सिलेंड्रिकल टाइप रोटर भी बोला जाता है, और ये हाई स्पीड पर यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल टाइप का जो रोटर होता है इसको हाई स्पीड पर हम क्या करते हैं जी, उपयोग करते हैं। जहाँ भी हाई स्पीड की अगर जरूरत होगी तो वहाँ पर हम सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस घूर्णन गति पर कार्य करने के लिए वाष्प टरबाइन यानी कि स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टीम टरबाइन भी एक ऐसी टरबाइन होती है जो हाई स्पीड पर चलती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वहीं वाटर टरबाइन पूछा रहता तो वाटर टरबाइन जो होती है लो स्पीड टरबाइन होती है जो धीरे धीरे चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस तरह की वोल्टता अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को दी जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि अल्टरनेटर को उसकी रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सके, क्रिएट कर सके। और कौन सी डीसी दी जाती है, लो वोल्टेज की डीसी दी जाती है। क्लियर हो रही है ना बात। उसी तरह अगर आपको इसमें पूछ देगा कि किस तरह की वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है, तो सिंक्रोनस मोटर के रोटर को भी डीसी दी जाती है, लो डीसी दी जाती है। तो अल्टरनेटर पूछे या फिर आपसे सिंक्रोनस मोटर पूछे, उसके रोटर को हमेशा लो डीसी सप्लाई ही दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पर जुड़ी होती है। तो वो 120 डिग्री। इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तीन फेज होते हैं 120 डिग्री के अंतराल पे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन केवल अल्टरनेटर के लिए नहीं है, ट्रांसफार्मर में भी अगर आपसे पूछता है कि सिंक्रोनाइजेशन में, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन इसको बोलते हैं, या फिर तुल्यकालीकरण में किस क्रम में जोड़ेंगे, तो वो हमेशा किस में जुड़ता है जी, पैरेलल क्रम में। यानी पैरेलल क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। यानी कि इसका बी नंबर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गति पर तुल्यकाली मोटर चलती है। अभी पीछे हमने बताया कि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, यही कारण है कि उसका स्लिप क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, तुल्यकाली गति पर चलती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो फ्रेंड जनरली है कि किसी भी मोटर का अगर एक फेज शॉर्ट हो जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अगर थ्योरी के दृष्टिकोण से देखोगे तो चीज़ें बहुत हैवी हो जाएंगी। तो क्या पूछा है क्वेश्चन के भाव को समझिए, फिर आप मतलब कि उसको आसानी के साथ क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब वक्त है कि एक क्विक रिवीजन मारा जाए कि बहुत तेजी के साथ आपने इसमें कितना क्वेश्चन मतलब कि आपको याद हो गया, उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर के लिए क्या सही होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर में 2 कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा है। तो वो होता है रोटर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रोटर में कापर की छड़ें, ताम्र धातु यानी कापर की छड़ें स्थापित की जाती हैं। तो वो होता है स्क्वायरल केज रोटर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कम्यूटेटर मोटर की रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो वो होता है 2 प्रकार का। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कॉगिंग को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो वो होता है चुंबकीय लॉकिंग और टूथ लॉकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रेरण मोटर के सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करती है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या दोनों पर निर्भर करती है, जिसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा 3 फेज सप्लाई के कोई 2 फेज आपस में बदल दिया जाए तो मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी। इसमें जैसा याद करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये। अगला क्वेश्चन है कि किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार प्रकार के रोटर होते हैं। तो वो होती है हाई स्पीड के प्राइम मूवर में। अगला क्वेश्चन है कि किस घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर बनता है। तो यानी कि जो स्टीम टरबाइन होते हैं वो हाई स्पीड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह की वोल्टेज अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को दी जाती है। अभी बताया, लोड डीसी सप्लाई दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग एक दूसरे से कितने कोण पे होती है। तो होती है 120 डिग्री पे। और अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही होता है पैरेलल क्रम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गति पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा तुल्यकाली गति यानी सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा 3 फेज मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का एक फेज शॉर्ट है। किसी भी मोटर का अगर एक फेज शॉर्ट होता है मोटर स्टार्ट नहीं होगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, ठीक है। अब आज के वीडियो का क्वेश्चन जिसका कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका सॉल्व हम अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। आज का वीडियो का क्वेश्चन है हमारा कि लेथ मशीन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है।
डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर या फिर कुमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्लियर है फ्रेंड? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तैयारी करने वाले दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट में बताइए कि किस चीज़ में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसको हम आपको बता सकें। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो मालूम है ये क्या करना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।